हेलो स्टूडेंट्स, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड हाइड्रोलाइसिस टॉपिक में मैं आप लोगों को रिडक्शन के कुछ रिएजेंट्स बता चुका हूँ, स्पेसिफिक कुछ रिएक्शंस बता चुका हूँ। इसके लिए मैंने एक टेबल बनवाई थी। टेबल में आप लोगों को लर्न करने के लिए कहा था कि आप लोगों को रिड्यूसिंग एजेंट और एल्कीन एल्काइन जो भी है उनकी रिएक्शंस नहीं, रिएजेंट्स लर्न करने हैं कि कौन सा रिएजेंट किस फंक्शन का रिडक्शन कर देता है। उस टेबल में एक छोटा सा करेक्शन भी है कि मैंने हाइड्रोबोरेशन में नहीं, हाइड्रोबोरेशन में था, हाँ ठीक है, हाइड्रोबोरेशन में एसिड हैलाइड की सामने टिक मार्क कर दिया था राइट का। बोला था कि एसिड हैलाइड का हाइड्रोबोरेशन नहीं होगा, रिडक्शन नहीं होगा, बट टिक मार्क कर दिया था। उसमें आप करेक्शन कर लीजिए, एसिड हैलाइड का हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन नहीं होता है। बोल तो मैंने उसी टाइम यही भी दिया था कि रिडक्शन नहीं होता है, बट टिक मार्क मैंने राइट का निशान बना दिया था, उसे कट कर लीजिए, हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन नहीं होता है। ठीक है, किसका? एसिड हैलाइड का। उस टेबल के बाद में मैंने आप लोगों को दो रिएक्शंस भी पढ़ाई थी। फर्स्ट रिएक्शन थी HI रेड फॉस्फोरस से रिडक्शन और सेकंड स्टीफन्स रिडक्शन थी। अब हम लोग थर्ड रिएक्शन लेंगे। थर्ड रिएक्शन है मेटल कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। थर्ड जो भी नंबर था आप लिख लीजिएगा, रोमन में था या इस तरीके से लिखा था। थर्ड है मेटल कैटालिटिक रिडक्शन या हाइड्रोजनेशन लूंगा, हाइड्रोजनेशन। जैसा कि मैंने टेबल में बताया कि हाइड्रोजनेशन 4 फंक्शनल ग्रुप का नहीं होता है। कौन कौन से वो फंक्शनल ग्रुप है? कार्बोक्सिलिक एसिड, एनहाइड्राइड, एस्टर एंड अमाइड। इन 4 फंक्शनल ग्रुप का हाइड्रोजनेशन नहीं होता है नॉर्मल कंडीशन में। स्पेसिफिक कंडीशन में तो इनका भी हाइड्रोजनेशन हो जाता है। तो इसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन पूछी जाती है वो एल्कीन एल्काइन की रिएक्शन है कि एल्कीन एल्काइन पर हाइड्रोजनेशन किस तरीके से होता है। जैसे रिएक्शन में लेता हूं, ये रही एल्कीन, इस एल्कीन पर हाइड्रोजन की रिएक्शन की गई। मेटल कैटलिस्ट कौन कौन से हो सकते हैं? निकल हो सकता है, प्लेटिनम हो सकता है, पैलेडियम हो सकता है, ये तो दिए ही जाते हैं। साथ में कई बार आपको लिखा हुआ मिल जाएगा प्लेटिनम ऑक्साइड, ये होता है एडम्स रिएजेंट, एडम्स कैटलिस्ट। ठीक है, कई बार हो सकता है रोडियम वगैरह भी मिल जाए, हालांकि इनका यूज कम किया जाता है। या फिर रेने निकल भी लिखा हुआ मिल जाता है, रेने निकल कुछ भी नहीं है, निकल को NaOH कॉन्सेंट्रेटेड NaOH के साथ बहुत ज़्यादा बॉयल किया जाता है और उससे जो निकल की सरफेस है ना वो खुरदुरी हो जाती है, थोड़े फफोले से उस पर पड़ जाते हैं और थोड़ी सी उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, तो उसे रेने निकल कहा जाता है। थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा होता है नॉर्मल निकल के रेस्पेक्ट में, बट रिएक्शंस तो वही करता है। ये रिएक्शन अगर इन कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ना की जाए तो ये रिएक्शन नॉर्मल कंडीशन में नहीं होती है, क्योंकि हाइड्रोजनेशन अगर किसी एल्कीन एल्काइन का करवाना हो तो उसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है और हायर एक्टिवेशन एनर्जी के लिए आपको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देना होगा, तब जाके वो रिएक्शन कंप्लीट होती है। कई बार तो ऐसा भी हो जाता है कि इतना टेम्परेचर पे वो रिएक्टेंट जो था एल्कीन एल्काइन वही डिकम्पोज हो जाए। तो ऐसी कंडीशन में, क्योंकि नॉर्मल केस में इसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होती है, तो इन कैटलिस्ट के प्रेजेंस में रिएक्शन की जाती है। इन कैटलिस्ट के प्रेजेंस में एक्टिवेशन एनर्जी थोड़ी कम होगी और एक नया पाथ रिएक्शन को मिलेगा, जिससे कि कम एक्टिवेशन एनर्जी में ही प्रोडक्ट में रिएक्शन प्रोसीड हो, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। तो ये रिएक्शन रूम टेम्परेचर पर हो जाती है, रूम टेम्परेचर पर हो जाती है इन कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, और एल्केन बनता है। क्या बना? एल्केन। एल्केन ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यहां हीट रिलीज होती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब जहां हीट रिलीज होती है, मतलब जिनके लिए डेल्टा H की वैल्यू नेगेटिव हो। इससे कोई खास ज़्यादा रिलेशन नहीं है, अभी तो ऑर्गेनिक में इतना डेप्थ में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डेल्टा H इक्वल्स टू मीन्स एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू नेगेटिव होनी चाहिए। चलो आगे बढ़ेंगे इसमें। अगर ये रिएक्शन किसी एल्काइन से की जाए
तो एल्काइन पर तो 2 पाई बॉन्ड हैं, तो उस पर हाइड्रोजनेशन के लिए 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 की जरूरत होगी। यही कैटलिस्ट हैं जो ऊपर लिखे गए हैं, इन्हीं मेटल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में रिएक्शन होती है और इसमें भी एल्केन बनता है, एल्केन। और साथ में हीट इसमें भी रिलीज होगी, वही एक्सोथर्मिक रिएक्शन ये भी है। ठीक है, अगर किसी एल्कीन या एल्काइन का हाइड्रोजनेशन किया जाए तो इस रिएक्शन को कहा जाता है साबात्य संडेरेंस, साबातियर, ऐसा ही कुछ है, सेंडेरेंस रिएक्शन। ठीक है, साबात्य संडेरेंस रिएक्शन इसे कहा जाता है। चलो और क्या बताना था इसके लिए मुझे, हाँ इसकी मैकेनिज्म की बात करते हैं। इसका मैकेनिज्म क्या है, ये रिएक्शन मेटल की सरफेस पे होती है। मेटल यहाँ है सॉलिड स्टेट में, ये गैसीय स्टेट में। ये रिएक्शन मेटल की सरफेस पे किस तरह से होती है समझ लीजिएगा। ये मेटल की सरफेस है, पाउडर फॉर्म में रिएक्शन की जाती है ना। ये है मेटल सरफेस, मेटल सरफेस। इस पर आपने हाइड्रोजन गैस पास की। मेटल सरफेस पे जब हाइड्रोजन गैस पास करते हैं तो इस मेटल की सरफेस पर हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स का एड्जॉर्प्शन हो जाता है। क्या हो जाता है? एड्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन नहीं कह रहा हूं, एड्जॉर्प्शन हो जाता है। अब एब्जॉर्प्शन क्या होता है और एड्जॉर्प्शन क्या होता है, हालांकि आप लोगों के पास में एक चैप्टर आएगा फिजिकल केमिस्ट्री में, सरफेस केमिस्ट्री, उसमें डेप्थ में बहुत डिटेल में इस बारे में बात की जाएगी, कितने तरह का एड्जॉर्प्शन होता है, क्या एब्जॉर्प्शन होता है, क्या डिफरेंस होता है। पर मैं बिल्कुल सिंपल सा आपको एग्जांपल देता हूँ कि एब्जॉर्प्शन का तो मतलब है बिल्कुल अंदर तक चले जाना। जैसे ये मान लीजिए स्पंज है, स्पंज को आप दबा के पानी में छोड़ दीजिए तो क्या होगा, वो स्पंज के अंदर पानी भर जाएगा, वो एब्जॉर्प्शन है, मतलब उसके अंदर पानी अंदर तक चला गया। ठीक है, वो एब्जॉर्प्शन है। और एड्जॉर्प्शन क्या है ना, एड्जॉर्प्शन है पूरी सरफेस के ऊपर। जैसे मैं कहूँ कि ये बोर्ड है, बोर्ड पे है ना, अगर 5-7 दिन तक इसको साफ ना किया जाए तो जो डस्ट पार्टिकल होंगे वो इस पर आके एडजॉर्ब हो जाएंगे, मतलब इस पे आके चिपक जाएंगे। सरफेस पर चिपक जाना, अंदर तक प्रविष्ट नहीं हो जाएंगे, अंदर समावेशित नहीं हो जाएंगे, अंदर चले जाएंगे तो उसको बोलेंगे एब्जॉर्प्शन, एब है ना, एब्जॉर्प्शन। और सरफेस पे ही चिपके रहेंगे तो उसे कहा जाएगा एडजॉर्प्शन। तो यहाँ इसकी सरफेस पे, मेटल की सरफेस पे हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स का चिपकना, अंदर तक नहीं घुसे हैं, वो चिपके हैं, तो इसे क्या कहा जाएगा? एडजॉर्प्शन। ठीक है, एडजॉर्प्शन 2 तरह का होता है, एक तो होता है केमिकल एडजॉर्प्शन और दूसरा होता है फिजिकल एडजॉर्प्शन। यहाँ कीमोजॉर्प्शन होता है, मतलब केमिकल एडजॉर्प्शन होता है। कीमोजॉर्प्शन, कीमोजॉर्प्शन, केमिजॉर्प्शन, केमिजॉर्प्शन है, केमिजॉर्प्शन। ठीक है, केमिजॉर्प्शन होता है मतलब केमिकल एडजॉर्प्शन होता है। अब आपने एल्कीन, एल्काइन या जिस भी मल्टीपल बॉन्ड का रिडक्शन करना था वो इस मेटल की सरफेस पे डाल दिया, मतलब मेटल डाल दिया, चाहे एल्डिहाइड हो, कीटोन हो, जिसका भी रिडक्शन कराना हो। तो ये एल्कीन, एल्काइन इस मेटल की सरफेस के कांटेक्ट में जैसे ही आएगा, ये रही मेटल की सरफेस और इस पर बाउंडेड है हाइड्रोजन के बहुत सारे एटम्स, मॉलिक्यूल्स। तो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स यहाँ बाउंडेड हैं और ये क्या हुआ, जैसे ही एल्कीन का मॉलिक्यूल इस सरफेस के पास में आता है तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल यहाँ पर बॉन्ड बनाने लगता है, ये बॉन्ड टूटने लगता है, यहाँ बॉन्ड, नया बॉन्ड बनने लगता है और इनका अट्रैक्शन वीक पड़ने लगता है, ये अट्रैक्शन वीक पड़ने लगता है। फाइनली क्या होता है कि इस मेटल की सरफेस पर जो हाइड्रोजन्स थे वो हाइड्रोजन्स इस एल्कीन के मॉलिक्यूल से चिपक गए और फाइनली बाहर निकल गए।
ठीक है, कुल मिला के आपको ये दिखाई दे रहा होगा दोनों H सेम साइड से चिपके हैं, इसलिए ये सिस एडिशन रिएक्शन होती है या सिन एडिशन रिएक्शन होती है, मतलब दोनों हाइड्रोजन एक ही प्लेन में आके चिपकते हैं, रिएक्शन करते हैं। ठीक है, तो ये लिख लीजिए, इसे मिटा देता हूं मैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, आपने मैकेनिज्म तो देख ही लिया कि ये सरफेस पर होता है और दोनों हाइड्रोजन सेम साइड से जाकर रिएक्शन करते हैं, तो वास्तव में ये हाइड्रोजनेशन जो आपको चल रहा है टॉपिक, हाइड्रोजनेशन, वो भी मेटल कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, कौन सी रिएक्शन है, सिन एडिशन ऑन एल्कीन एंड एल्काइन। सिन एडिशन ही कर देता हूँ, सभी जगह ये सिन एडिशन होता है, चाहे एल्कीन हो, चाहे एल्काइन हो, चाहे एल्डिहाइड हो, चाहे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो, चाहे कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड हो, है ना। सिन एडिशन का मतलब क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन्स, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन्स या कोई भी दो एटम्स फ्रॉम सेम प्लेन। आप लोगों ने देखा कि सेम प्लेन से ही तो आके जाके दोनों हाइड्रोजन एक साइड में चिपक रहे थे, तो ये स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन हो गई। तो फिर स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन कैसे हो गई कि आपको मैंने बताया था कि स्टीरियो स्पेसिफिक में सिन एडिशन हो, कोई भी एंटी एडिशन हो, या सिन एलिमिनेशन हो, या कोई भी एंटी एलिमिनेशन हो, वो स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन होती है। एग्जाम्पल देखेंगे तो पता पड़ेगा। सो इट इज स्टीरियो स्पेसिफिक, यही करता हूं, इसी का पार्ट है स्टीरियो स्पेसिफिक। और जो स्टीरियो स्पेसिफिक होती है वो स्टीरियो सिलेक्टिव होती है, बताने की जरूरत नहीं, पहले हो चुका है हाइड्रोजनेशन। स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन है, ठीक है। ये आप लोगों को याद होगा कि मैंने आप लोगों को ये बताया था कि कहीं सिस कंपाउंड पर सिन एडिशन हो, याद है, CAT कैट बताया था, सिस पर एंटी एडिशन से तो 3O बनता था। अब बिल्कुल इसका रिवर्स करता हूं, सिस कंपाउंड पर सिन एडिशन हो, सिन एडिशन हो तो 3O नहीं बनेगा, इरिथ्रो बनेगा। याद आया, इरिथ्रो, ऐसा कर देता हूं, चलो, इरिथ्रो, ठीक है, इरिथ्रो बनता है। ऐसे ही ट्रांस कंपाउंड हो कोई भी और उस पर सिन एडिशन हो, ट्रांस कंपाउंड पर सिन एडिशन हो तो इरिथ्रो नहीं बनेगा, 3O बनेगा। ये कौन सी कंडीशन में बात है, स्टीरियो स्पेसिफिक एडिशन की बात है, सिन एडिशन रिएक्शन हो तो। एलिमिनेशन में जैसे इसका रिवर्स होता है वो मैंने आपको बता ही दिया था। चलो इसका भी एग्जाम्पल लेंगे अभी। नेक्स्ट बात ये है कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, मैंने मिटा दिया रिएक्शन का, तो फिर भी आपको बता तो दिया एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, एनर्जी रिलीज कब हो रही है, जब वीकर बॉन्ड टूटे, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है, ये तो मैंने ऊपर ही लिख दिया था, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और वैसे भी ज्यादातर एडिशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक ही होती है। अब ये एक्सोथर्मिक क्यों है, क्योंकि भाई इसमें क्या क्या हो रहा है प्रोसेस में, एक तो पाई बॉन्ड टूट रहा है ना, एक पाई बॉन्ड टूट रहा है, एक हाइड्रोजन हाइड्रोजन का ये बॉन्ड टूट रहा है, और दो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं। जब बॉन्ड टूटते हैं तो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, जब बॉन्ड बनते हैं तो एनर्जी रिलीज करता है। तो यहाँ दो तरह के बॉन्ड टूट रहे हैं, मतलब पाई बॉन्ड और ये सिग्मा बॉन्ड। इन दोनों के टूटने से तो एनर्जी एब्जॉर्ब हुई होगी, और यहाँ इन दोनों बॉन्ड के बनने से एनर्जी रिलीज हुई होगी। तो जरूर इन दोनों से ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई होगी उनके रेस्पेक्ट में, है ना। इसकी बॉन्ड एनर्जी, अब बॉन्ड एनर्जीज की वैल्यूज के अंदर मैं फंसाना नहीं चाहूंगा, वरना आप उसे रटने बैठ जाओगे, लर्न करने बैठ जाओगे। इन दोनों की बॉन्ड एनर्जी, मतलब इसके एक पाई बॉन्ड की और एक सिग्मा बॉन्ड की जो ओवरऑल बॉन्ड एनर्जी है वो कम होगी इस CH बॉन्ड की ओवरऑल एनर्जी के रेस्पेक्ट में। इसीलिए एनर्जी यहाँ रिलीज होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो आप ये भी समझ गए होंगे कि जितने ज्यादा पाई बॉन्ड होंगे रिएक्टेंट में, एल्कीन की जगह डाईईन हुआ या
ट्राईइन हुआ तो उतने ही ज्यादा H2 के मॉलिक्यूल जुड़ेंगे, उतने ही ज्यादा सिग्मा बॉन्ड बनेंगे और उतनी ही ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। तो किसी कंपाउंड में नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ज्यादा होंगे तो जितना ज्यादा हाइड्रोजनेशन होगा हीट उतनी ही ज्यादा रिलीज होगी। तो हम कह सकते हैं कि ये जो रिएक्शन है एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ना उसके लिए जो वर्ड यूज किया जाता है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। जो हीट रिलीज होती है उसे किस तरह से मेंशन किया जाता है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन यहां डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स इन रिएक्टेंट। ठीक है, रिएक्टेंट ये किसी एल्कीन एल्काइन के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, ये कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड जितने ज्यादा होंगे रिएक्टिविटी उतनी ज्यादा होगी, हाँ सॉरी हीट उतनी ही ज्यादा रिलीज होगी। लेकिन मान लीजिए कोई आइसोमर है और दोनों में एक एक ही पाई बॉन्ड है, इक्वल पाई बॉन्ड है, तो उस केस में हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन स्टेबिलिटी का रिवर्स होता है ना। इसको मैंने GOC में पढ़ा रखा है। GOC 1 में मैंने स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन पढ़ा है, वहाँ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन को डिटेल में बता रखा है कि किस तरह से कंपैरिजन कर सकते हैं, और ग्राफ के थ्रू भी मैंने उसको डिटेल में बता रखा है। फिर भी यहाँ बता रहा हूँ मैं, समझ लीजिएगा। जिस कंपाउंड की, जिस एल्कीन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम होती है अगर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स सेम हो तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन या रिएक्टेंट, और ये तभी अप्लाई होगा व्हेन फॉर सेम नंबर ऑफ कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड्स, सेम नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स हों। ये जनरली एल्कीन एल्काइन के लिए ही बात चल रही है, तो स्टेबिलिटी का रिवर्स करना है। ठीक है, ये एक्सोथर्मिक की रिएक्शन की बात हो गई। नेक्स्ट लेते हैं, अगला पॉइंट लिखते हैं, लिख लो इसको, मिटाऊंगा पहले तो। नेक्स्ट लिखो, एल्काइन था, एल्काइन का हाइड्रोजनेशन किया तो एल्कीन बनेगा कि एल्केन बनेगा, थोड़ा सा ये कंफ्यूजन है, क्योंकि अगर उसमें एक ही H2 का मॉलिक्यूल जुड़े तो एल्कीन बनना चाहिए, अगर 2 H2 के मॉलिक्यूल जुड़े तो एल्केन बनना चाहिए। तो आप कह सकते हैं कि सर हम लोगों ने मान लीजिए हाइड्रोजन कम अमाउंट में डाला तो फिर तो एल्कीन ही तो बनना चाहिए। लेकिन एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि अगर किसी एल्काइन पर हाइड्रोजनेशन किया और आपने कम अमाउंट में भी हाइड्रोजन डाला है तब भी एल्काइन के मॉलिक्यूल्स एल्केन में ही कन्वर्ट हो जाते हैं। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जिन मॉलिक्यूल्स ने मेटल की सरफेस पे जाकर रिएक्शन करना स्टार्ट कर दिया वे तब तक नहीं छोड़ते हैं जब तक कंप्लीट हाइड्रोजनेशन उस मॉलिक्यूल पे नहीं हो जाता है। एल्काइन की बात कर रहा हूँ, जब कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड मेटल की सरफेस पे आके चिपकेगा तो सभी जगह उस पर हाइड्रोजन एडिशन हो जाएंगे और कंप्लीट हाइड्रोजनेशन होकर प्रोडक्ट बनेगा एल्केन। कहने का मतलब इन मेटल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में जो आपको बताया गया था निकल प्लेटिनम पैलेडियम, उनके प्रेजेंस में पार्शियल हाइड्रोजनेशन एल्काइन पर जनरली नहीं होता है। हाँ, अगर क्वेश्चन में दिया है कि बोलो पार्शियल हाइड्रोजनेशन से क्या बनेगा तब बात अलग है, वरना तो एल्केन ही हमें बनाना है। तो लिख लीजिए, इन प्रेजेंस ऑफ मेटल, अबव मेटल कैटलिस्ट, अबव कौन से जो आपको बताए थे, अबव मेटल कैटलिस्ट, complete hydrogenation takes place. Complete hydrogenation take place on carbon-carbon triple bond of alkyne. ऑन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ऑफ एल्काइन। ठीक है, एक पार्शियल हाइड्रोजनेशन होगा वो मैं आपको अलग से बताऊंगा। ये हो गया एल्काइन की रिएक्शन की बात। और
अच्छा एक और चीज़ है कि ये मेटल की सरफेस पे रिएक्शन होती है, मेटल की सरफेस पे होती है तो आप समझो जो मॉलिक्यूल मेटल के पास में जल्दी से पहुंच पाएगा, जिसमें स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा, जिसमें क्राउडिंग कम होगी, वो मेटल की सरफेस के पास में जल्दी से पहुंचेगा, आसानी से पहुंचेगा। इस कारण से उसका हाइड्रोजनेशन ज़्यादा आसानी से होता देखा गया है। कहने का मतलब स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ने पर एल्कीन का हाइड्रोजनेशन मुश्किल हो जाता है, और स्टेरिक हिंड्रेंस जितना कम होगा वो उतना ही आसानी से मॉलिक्यूल उस सरफेस के पास, मेटल की सरफेस के पास पहुंचेगा जहां हाइड्रोजन बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं उस एल्कीन का, और वहां आसानी से रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, तो क्राउडिंग वाले केस में रिएक्टिविटी कम होती है, तो आप लिख सकते हैं रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्टेरिक हिंड्रेंस ऑन कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड, ऑन कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड। ठीक है, इसका एग्जाम्पल लूं। एग्जाम्पल नंबर 1, देखा गया है एल्कीन और एल्काइन में कंपैरिजन किया जाए तो एल्काइन का हाइड्रोजनेशन ज़्यादा आसानी से होता है। यहाँ रिएक्टिविटी की मैं बात कर रहा हूँ, किसके लिए, रिएक्टिविटी फॉर हाइड्रोजनेशन, रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजनेशन एल्काइन का ज़्यादा होता है। जबकि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि मैंने आप लोगों के HX की रिएक्शन पढ़ाई थी, न्यूक्लियोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, HCl का एडिशन, H2O का एडिशन, कि एल्कीन पर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ज़्यादा फास्ट था एल्काइन के रेस्पेक्ट में, लेकिन हाइड्रोजनेशन की रिएक्शन में इसका ऑर्डर उल्टा है। क्यों है, क्योंकि देखो एक्सप्लेन करके बताता हूँ। ये एल्कीन एल्काइन में, जैसे मान लीजिए ये तो है एल्कीन और ये है एल्काइन, मान लीजिए R ग्रुप सेम है, अप्रॉक्सीमेट R ग्रुप सेम होने चाहिए तब की बात है। उस केस में इस पे तो 4 R ग्रुप अटैच्ड हैं जो मेटल की सरफेस के पास पहुंचने में दिक्कत करेंगे, और इस पे तो 2 ही ग्रुप हैं। तो यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है, इसलिए रिएक्टिविटी एल्कीन के रेस्पेक्ट में एल्काइन की ज़्यादा होती है। चलो और लेता हूँ, इसके अंदर लिख लो, इसको मिटा दूंगा इसे तो मैं। और एग्जाम्पल लेता हूं कि ये एल्कीन है, ये एल्कीन है, ये वाली और ये एल्काइन है। समझ गए होंगे। तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा, रिएक्टिविटी इसकी सबसे कम होगी, ये रिएक्टिविटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा। काहे के लिए रिएक्टिविटी, वही हाइड्रोजनेशन के लिए। ये हो गया रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन या रिएक्टिविटी फॉर हाइड्रोजनेशन, रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा हुआ क्राउडिंग के कारण, कि जहाँ क्राउडिंग ज़्यादा है वो मेटल की सरफेस के पास में आना उसके लिए उतना ही मुश्किल है, इसलिए रिएक्शन इसकी थोड़ी सी मुश्किल होगी, इनकी रिएक्शन थोड़ा आसान होगी। ये इथाइलिन है, ये इथाइलिडीन है, इथाइलिडीन नहीं सॉरी इथाइलिन है, इसे एसिटाइलिन कहेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गए इसकी सिंपल कुछ बात है। अब रिएक्शंस ले लेते हैं। तो अच्छा एक और बात, एरोमेटिक रिंग होती है ना, एरोमेटिक रिंग तो हाईली स्टेबल होती है, बेंजीन रिंग हाईली स्टेबल है एरोमेटिसिटी के कारण, इसलिए उसका हाइड्रोजनेशन थोड़ा मुश्किल होता है। रूम टेम्परेचर पर इन मेटल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में भी वो हाइड्रोजनेशन नहीं होता है, हाई टेम्परेचर पर हाइड्रोजनेशन होता है ना। तो इसमें लिख लीजिए आप हाइड्रोजनेशन ऑफ एरोमेटिक रिंग not possible at room temperature but possible on high temperature
टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर पर हाइड्रोजनेशन पॉसिबल है, रूम टेम्परेचर पर हाइड्रोजनेशन पॉसिबल नहीं है। तो अब एग्जाम्पल्स करो। एग्जाम्पल नंबर 1, ये सिंपल एग्जाम्पल दूँ। कई स्टूडेंट कहते हैं कि सर आप तो है ना बेसिक चीज़ें नहीं पढ़ाते हो, डायरेक्ट ही ऊपर पहुंच जाते हैं। कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि है ना सर क्या बेसिक चीज़ें पढ़ाते हो, सर थोड़ा डेप्थ में पढ़ाओ। तो अब मुझे क्या करना चाहिए? दोनों ही चीज़ें का करना पड़ेगा, क्या करें? तो हाइड्रोजनेशन किया, निकल के प्रेजेंस में हाइड्रोजन जाकर यहाँ चिपक गई, एल्कीन से एल्केन बन गया। कितनी अच्छी रिएक्शन है, कितनी महान, समझ में आ गई होगी आपको। तो चलो और कठिन लेता हूँ रिएक्शन, इससे थोड़ी सी कठिन रिएक्शन है ना। बताओ कितनी मुश्किल रिएक्शन ली है। यहाँ रिएक्शन होगी, हाइड्रोजनेशन होगा और ये बन जाएगा। तो ऐसे रिएक्शन लेने का कोई मतलब है? कहने का मतलब मैं जो कहना चाह रहा हूँ तुम समझ रहे हो? एक्चुअली कुछ स्टूडेंट्स को ऐसी फीलिंग आती है कि बिल्कुल बेसिक से एग्जाम्पल्स लेंगे तो हमें इजीली समझ में आएगा, लेकिन आप लोगों को समझाना ही नहीं है मेरा उद्देश्य, आप लोगों को खींच के एक गड्ढे में से ऊपर निकालना भी मेरा काम है। तो आप लोगों को मेरे साथ चलना होगा, आप मुझे अपने साथ चलाने की कोशिश ना करें प्लीज़, है। मैं जो बोल रहा हूँ मेरी भावनाओं को समझो, मैं आपको ऊपर लेके आना चाह रहा हूँ, है ना। और आप चाहते हो कि सर हमारी स्पीड से चलो, क्योंकि हम लोगों को इतनी स्पीड से चलना पसंद है, तो उससे नहीं चलेगा काम। आपने जो टारगेट डिसाइड किया है उसके लिए तो आप लोगों को ऊपर आना ही पड़ेगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ ना खींचने की, तुम भी तो मदद करो, तुम भी तो चढ़ना चाहो ऊपर। तो एग्जाम्पल पूरे करने हैं। हाँ, जिन स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि सर एग्जाम्पल कम लेते हो आप, अच्छे नहीं लेते हो और अच्छे लो एग्जाम्पल, तो वो तो उन स्टूडेंट्स को मैं कहता हूँ कि यहाँ जितनी ज़रूरत है उतनी एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ। उसके बाद भी आपको ज़रूरत होती है तो आपको क्वेश्चंस करने चाहिए, बुक से करने चाहिए, किसी इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल करने चाहिए, शीट करनी चाहिए, इस तरीके से फिर अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी चाहिए। चलो ये क्वेश्चन तो ऐसे ही थे, मैंने ले लिए बस, ठीक है, हाइड्रोजनेशन हो गया। हाँ, और लेता हूँ क्वेश्चंस। तो ये एग्जाम्पल है नंबर 3 आएगा ना, ये 2 थे। एग्जाम्पल नंबर 3, इस कंपाउंड में हाइड्रोजनेशन किया गया है ना। क्या बनेगा? इसका हाइड्रोजनेशन करोगे तो निकल के या प्लेटिनम की प्रेजेंस में साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा। बिल्कुल सिंपल है। रिंग नहीं टूटी ना, क्योंकि रिंग काहे को टूटेगी, रिंग में पाई बॉन्ड थोड़ी ना है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल लूंगा, है ना, एक्सेप्शनल एग्जाम्पल लूंगा, समझ में आ जाना चाहिए तुम्हें। ये साइक्लो एल्केन ही है ना। इसका हाइड्रोजनेशन किया जाए, रूम टेम्परेचर पे तो कुछ नहीं होता है, नॉर्मल रिएक्शन होती है। लेकिन इसे हीट किया जाए, उसका टेम्परेचर है स्पेसिफिक, बट उस टेम्परेचर की जरूरत नहीं है हमें। ये हीट किया है मैंने, डेल्टा मतलब साइक्लोप्रोपेन नहीं है, ये है साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन पर आपने हाइड्रोजन की रिएक्शन किया हाई टेम्परेचर पर, तो देखा गया कि इस पर हाइड्रोजन का एडिशन हो गया। यहां एक H जुड़ गया, ये बॉन्ड टूट गया, एक H यहां जुड़ गया, एक H यहां जुड़ गया, CH3 CH2 CH2 बन गया, प्रोपेन बन गया। अरे इसमें कहां कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड था? कोई पाई बॉन्ड नहीं था, फिर भी इसमें हाइड्रोजन का एडिशन कैसे हो गया? इसका रीजन है स्टेरिक हिंड्रेंस। ये रिंग स्टेरिक हिंड्रेंस से बहुत ज्यादा दुखी है। कोई भी तो नहीं, मतलब इस पर ऐसी कंडीशन आ सकती है कि आपने थोड़ा सा हीट किया और रिएक्शन कराई तो ये एडिशन रिएक्शन शो कर लेता है, लेकिन हीट करना पड़ेगा थोड़ा, ठीक है। ये भी एक हाइड्रोजनेशन का टाइप है। रिंग ओपनिंग हुई है यहाँ से, रिंग टूट के इसमें कन्वर्ट हो गई। लेकिन साइक्लोहेक्सेन के साथ आप बोलो कि साइक्लोहेक्सेन में हाइड्रोजन का एडिशन करा देते हैं और हीट कर देते हैं तो एन हेक्सेन बन जाएगा, नहीं, इसमें नहीं होगा, है ना। 3 मेंबर रिंग में ही होता है। 4 मेंबर रिंग में तो बहुत हीट करना पड़ेगा, तब हो भी जाता है, लेकिन 5 में नहीं होता, 6 में नहीं होता, 7 8 इसमें भी नहीं होता, ठीक है। 3 में ही होता है, 4 मेंबर में नहीं होता। आप ये ध्यान रखेंगे, 3 मेंबर रिंग में हीट करने पर हाइड्रोजन का एडिशन हो जाता है। चलो ये एक स्पेसिफिक एग्जाम्पल हो गया। और एरोमेटिक रिंग की बात करेंगे, ये है 5th एग्जाम्पल, एरोमेटिक रिंग। इसका हाइड्रोजनेशन अगर आप रूम टेम्परेचर पे करवा देते हैं तो नहीं होता है। निकल प्लेटिनम की प्रेजेंस में रूम टेम्परेचर पर नहीं होता है, नो रिएक्शन। बट अगर आप यही रिएक्शन
मतलब हाइड्रोजन की रिएक्शन मेटल की सरफेस पर हाई टेम्परेचर पे करवा दें। अब उन टेम्परेचर फिक्स है, 100 से ऊपर टेम्परेचर जाता है इसमें, तो उस केस में 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन का एडिशन होता है और साइक्लोहेक्सेन बनता है। ठीक है, लिखो इसे और एग्जाम्पल लेता हूं, मिटा देता हूं इसे तो मैं। एग्जाम्पल नंबर 6 लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 में ये है साइक्लोहेक्सीन। चलो ठीक है, थोड़ा सा चेंज करते हैं ना एग्जाम्पल। ये साइक्लोहेक्सीन है, अभी थोड़ी देर पहले भी लिया था। इस साइक्लोहेक्सीन पर यहाँ H है, यहाँ H है। इसकी रिएक्शन ड्यूटीरियम से करा दी। किससे करा दी? ड्यूटीरियम से, इन प्रेजेंस ऑफ निकल। सिन एडिशन होगा, बताया था, ध्यान दीजिएगा। स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन है, सिन एडिशन रिएक्शन होगा। अब देखो, ये रही साइक्लोहेक्सीन रिंग, है ना, और ये रही मेटल की सरफेस। वो मेटल हालांकि प्लेनर नहीं होती, तुम्हें बता रखा है, फिर भी मेटल की सरफेस पे आए तो दोनों हाइड्रोजन सेम साइड से जुड़ेंगे। हाइड्रोजन तो क्या जुड़ेंगे? ड्यूटीरियम जुड़ेंगे, क्योंकि निकल की सरफेस पर कौन बैठा हुआ है? ड्यूटीरियम। तो यहां दोनों ड्यूटीरियम सेम साइड से आते हैं और केवल सिस प्रोडक्ट बनता है। हालांकि दोनों ड्यूटीरियम प्लेन के ऊपर से भी लगाए जा सकते थे, लेकिन वो नहीं लगाऊंगा क्योंकि इसमें 2 कायरल कार्बन बने हैं और ये जो सिस फॉर्म है वो मीजो भी है। वो तो चाहे आप नीचे से लगाओ या इसे उठा के उल्टा कर दो, एक ही बात है। नीचे से दोनों ड्यूटीरियम रखे होते या ऊपर से रखे होते, एक ही बात है, क्योंकि वो दोनों कंपाउंड सेम होते। उस कंपाउंड को उठा के उल्टा कर दोगे तो इसमें सिस बना, और ये जो सिस है वो कौन है? मीजो भी है। मतलब कौन है? ऑप्टिकल इनएक्टिव आइसोमर है ना। अगर ये ही रिएक्शन थोड़ा सा मैं चेंज कर दूं, जैसे ये कंपाउंड है 7th रिएक्शन है, और इस केस में यहाँ मीथाइल है, यहाँ H है। अब ड्यूटीरियम का एडिशन कराया है, तो एडिशन तो वही सिन एडिशन है। तो ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा भी और समझिएगा भी कि यहाँ दोनों ड्यूटीरियम का एडिशन हुआ है, तो यहाँ मीथाइल ऊपर की ओर आ जाएगा, H यहाँ आएगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है इसमें। ड्यूटीरियम नीचे से जुड़ा है तो ये होगा। ज्योमेट्रिकल आइसोमर आप पढ़ चुके हैं। अगर ये, अब देखो इसमें प्लेनोसिमेट्री कहाँ है? इसमें तो प्लेनोसिमेट्री थी, ये तो ऑप्टिकल इनएक्टिव मीजो कंपाउंड है, बट ये सिस प्रोडक्ट बना, मैं गलत नहीं कह रहा हूं, ये सिस प्रोडक्ट बना बट ऑप्टिकली एक्टिव है। ये एक ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है। तो इसमें दोनों ड्यूटीरियम नीचे से जुड़े हैं, तो दोनों ड्यूटीरियम प्लेन के ऊपर से भी जुड़ सकते हैं। जब प्लेन के ऊपर से जुड़ेंगे तो इसका एनेंटियोमेरिक फॉर्म बन जाएगा ऐसे कि ड्यूटीरियम यहाँ है, ड्यूटीरियम यहाँ है, मीथाइल यहाँ है, H यहाँ है। आप ध्यान से देखो, इस तरह का स्ट्रक्चर है। ये दोनों ड्यूटीरियम नीचे की ओर है इस रिंग में, ये दोनों ड्यूटीरियम ऊपर की ओर है, और बीच में रख दो मिरर, यहाँ रख दो मिरर, और दोनों स्ट्रक्चर देखो इस तरीके से आएंगे, तो ये क्या हो गए? एनेंटियोमर्स हो गए। तो ऐसी कंडीशन में ऑप्टिकल एक्टिव नहीं, इनएक्टिव मिक्सचर बनेगा, रैसमिक मिक्सचर बन गया, है ना। दोनों हैं तो सिस फॉर्म, बट रैसिमिक मिक्सचर बना, मिक्सचर ऑफ एनेंटियोमर्स बना। ठीक है, तो ये चीज तो क्लियर हो गई होगी, दोनों ड्यूटीरियम सेम साइड से ही आके जुड़ेंगे। चलो और रिएक्शन कर देता हूं इस साइड में। एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8 में मैं यहां सिस और ट्रांस 2 अलग अलग कंपाउंड्स में रिएक्शन करूंगा। आप चाहो तो मैं इस पर डायरेक्ट रिएक्शन करके बता सकता हूं। वैसे मैं आप लोगों को इसका एडिशन, ब्रोमीन का एडिशन पढ़ाया था ना, तब ये चीज सिखाई भी थी। फिर भी मैं आज पहले तो डायरेक्ट एडिशन कराऊंगा, फिर आपको समझाने की कोशिश करूंगा। निकल के प्रेजेंस में रिएक्शन की, रिएक्टेंट आपने सिस लिया, सिस में दोनों मिथाइल सेम साइड है, HH सेम साइड है। याद करो, सिस कंपाउंड का सिन एडिशन होता है तो इरिथ्रो बनता है ना। सिस कंपाउंड का सिन एडिशन से तो इरिथ्रो बनता है, और हाइड्रोजन का एडिशन तो सिन ही होगा। ड्यूटीरियम लेना पड़ेगा। ड्यूटीरियम क्यों लिया मैंने? H2 से क्यों नहीं करवाना चाहता? क्योंकि मैं स्टीरियो केमिस्ट्री का एग्जांपल ले रहा हूँ, स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन का एग्जांपल ले रहा हूँ, और अगर यहाँ ड्यूटीरियम नहीं आता और H आता तो ये कायरल ही नहीं बनता, इसलिए मुझे ड्यूटीरियम लेना है। चलो वापस आते हैं ड्यूटीरियम की रिएक्शन। जब सिस कंपाउंड है तो जो ग्रुप तुम्हें सिस साइड दिखाई दे रहे हैं उन्हें कहाँ रख दोगे? वर्टिकल लाइन पर। ये वर्टिकल लाइन पे रख दिया।
है ना। सिस वालों को कहाँ रखना है, वर्टिकल लाइन पर। सिन एडिशन तो यह है, इरीथ्रो बनेगा। इरीथ्रो का मतलब क्या है, जिन ग्रुप का एडिशन हो रहा है वो सेम साइड जुड़ेंगे। जुड़ने वाले ग्रुप ड्यूटीरियम है, सेम साइड है। रिमेनिंग ग्रुप हाइड्रोजन है वो मैंने यहाँ रख दिए हैं। अब ड्यूटीरियम दूसरा और भी तो रख सकते हैं, लेकिन ये कंपाउंड मीजो कंपाउंड है, ऑप्टिकली इनएक्टिव दिखाई दे रहा होगा आपको, प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखाई दे रही होगी आपको। तो ये मीजो कंपाउंड है, तो इसका मिरर इमेज बनाने की चेष्टा ना करें, है ना। और जो मीजो कंपाउंड है, और ये इरीथ्रो भी तो है, इरीथ्रो कंपाउंड बना, लेकिन ये इरीथ्रो इसके हिसाब से नहीं है। मतलब ये वाला तो शॉर्ट ट्रिक है क्वेश्चन करने की। ये देखो मैं तुम्हें करके दिखाता हूं। एग्जाम्पल नंबर, अच्छा इसे पहले एक्सप्लेन कर देता हूं। ये चीज समझ में आ गई होगी वैसे, है ना। अब मैं इसे एक्सप्लेन करके बताता हूं लंबे मेथड से। दोनों ड्यूटीरियम नीचे से आके जुड़े हैं, तो क्या बनेगा, बन जाएगा कुछ ना कुछ। दोनों ड्यूटीरियम नीचे से आके जुड़े, इसका सॉहर्स फॉर्म बनाता हूं। ये लीजिए, ड्यूटीरियम नीचे से आके जुड़े, मिथाइल रह गया यहाँ, H रह गया यहाँ, मिथाइल इस तरफ है, H इस तरफ है। दोनों ऊपर से भी आके जुड़ेंगे, पर मैं क्यों बनाऊं, मुझे पता है ये मीजो कंपाउंड है। अब इसका फिशर फॉर्म बना के देख लो, यही फॉर्म है, ये और ये सेम ही तो है। तो ये मीजो कंपाउंड बनता है, उसका मिरर इमेज बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। जस्ट चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 9th एग्जाम्पल। इसमें मैं इसकी सिस की जगह ट्रांस बनाता हूँ और तुम्हें करना है। इसमें टाइम वेस्ट बहुत हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, पर तुम्हें तो मजा आ जाएगा, तुम्हें तो अच्छा लगेगा। ट्रांस की रिएक्शन किया, वही ड्यूटीरियम से स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन है, निकल के प्रेजेंस में करा दिया, प्रोडक्ट बनाओ। ट्रांस का सिन एडिशन करते हैं तो क्या बनता है, 3O, है ना। ये कौन है, ट्रांस का सिन एडिशन से 3O बनता है। बना के दिखाओ। वर्टिकल पे लाइन पे किन्हें रखना है, जो ग्रुप तुम्हें ट्रांस साइड में दिखाई दे रहे हैं। तो इस ट्रांस का मतलब है वर्टिकल लाइन पर उन ग्रुप्स को रखना है जो ग्रुप में तुम्हें ट्रांस साइड दिखाई दे रहे हैं। ट्रांस साइड मिथाइल और मिथाइल दिखाई दे रहे हैं, तो सिन एडिशन से 3O बनेगा। सिन एडिशन से 3O बनेगा। 3O में दोनों जुड़ने वाले जो ग्रुप्स हैं ड्यूटीरियम वो अपोजिट साइड रख देना, तो यहाँ H आएगा, बचा हुआ ग्रुप यहाँ H आएगा। ऑप्टिकल एक्टिव फॉर्म बना है, और यहाँ इसका मिरर इमेज भी बनेगा, क्योंकि ये ऑप्टिकल एक्टिव था। रैसमिक मिक्सचर बन गया, रैसमिक मिक्सचर बन गया, ठीक है। डायरेक्ट फिशर स्ट्रक्चर बनाने के लिए शॉर्ट ट्रिक्स का यूज करना चाहता हूं, कुछ एग्जांपल और लेके। चलो तो यहां तक लिख लो आप लोग, जल्दी से लिख लो, मिटा देता हूं इसे, वीडियो पॉज कर लो आप लोग। एग्जांपल नंबर 10 लेता हूं। एग्जांपल नंबर 10, ये लीजिए भाई, सिस है, आप खुश रहो, ये लीजिए सिस बनाओ, और यहाँ H है, और यहाँ इस बार इथाइल लगा देता हूँ। तुम्हें क्या दिक्कत है, सिस ही तो है ना। सिस का ड्यूटीरियम से रिएक्शन कराओ। कौन सा एग्जाम्पल, 8 वाला एग्जाम्पल था ना यहाँ पर, उससे मैच कर रहा है। चलो प्रोडक्ट बनाओ जल्दी से, और इसमें इस बार थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। ये लो यार, यहाँ R1, यहाँ R2, यहाँ R3, यहाँ R4, मतलब मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल कुछ लगा दिया मैंने। इस पर ड्यूटीरियम की रिएक्शन करा दो, निकल प्लेटिनम की प्रेजेंस में प्रोडक्ट बना दो, जल्दी से बना दो। स्टीरियो केमिस्ट्री का ध्यान रखना है, क्योंकि ड्यूटीरियम के एडिशन के बाद में ये कायरल कार्बन बनेंगे, और कायरल कार्बन से सारी पॉसिबिलिटी मत बना लेना कि 2 कायरल कार्बन बन गए और चारों पॉसिबिलिटी बन गई, ऐसा नहीं होगा। स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन है, तो सोच समझ के आंसर देना चाहिए। तो अब मैं बना ही देता हूँ, क्योंकि तुम तो समझ ही गए होंगे। तो आप कैसे करना चाहोगे बताओ। सिस का सिन एडिशन से क्या बनता है, इरीथ्रो, CAT कैट, हाँ ठीक है, सिस CAT कैट याद रखता हूँ मैं। तो सिस का एंटी एडिशन से 3O बनता है, तो सिस का सिन एडिशन से इरीथ्रो बनता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। वर्टिकल लाइन पे किसे रखना है, जो ग्रुप सेम साइड हैं, मतलब सिस साइड हैं, उन्हें वर्टिकल लाइन पे रख दिया जाए। सिन एडिशन ड्यूटीरियम का इरीथ्रो बनेगा, इरीथ्रो का मतलब दोनों ड्यूटीरियम को सेम साइड जोड़ दिया जाए। बचा हुआ ग्रुप H है, बचा हुआ ग्रुप इथाइल है। अब डिसाइड करो ऑप्टिकल एक्टिव है कि इनएक्टिव है। तो भैया ये तो ऑप्टिकल एक्टिव है,
क्योंकि यहाँ इथाइल है, यहाँ इथाइल नहीं है, ये ऑप्टिकल एक्टिव है, तो फिर इसका दूसरा मिरर इमेज स्ट्रक्चर बना दो, क्या फर्क पड़ता है, आंसर तो सही आ जाएगा। ये लो, इसका मिरर इमेज फॉर्म बन गया, रेसिमिक मिक्सचर बना। ठीक है, यहां ना तो सिस है ना ट्रांस है, सारे आर ग्रुप डिफरेंट है, सारे आर ग्रुप डिफरेंट है, तो क्या माने, क्वेश्चन तो करना है हमें, तो सिस मान के करो या ट्रांस मान के करो, तरीका तुम्हारा सही होना चाहिए, है ना। और तुम्हें तो वैसे भी चेक करना है, 4 ऑप्शंस मिलेंगे तुम्हें, मैं तो बना के दिखा रहा हूं, अब उनमें को बना के फिर चेक कर लेना। अब सुन लो, अगर इन दोनों को सिस मानते हुए करना चाहते हो तब भी आंसर सही आएगा, अगर सही मेथड का यूज करोगे। अगर किसी को ट्रांस मानते हुए करना चाहते हो तब भी आंसर सही आएगा। तो मैं सिस मानते हुए कर रहा हूं कि ये वाला कंसेप्ट लगा रहा हूं, सिस कंपाउंड पर सिन एडिशन होगा तो इरिथ्रो बनेगा। तो सिस किसको माना है मैंने, R1 को और R3 को। जो ग्रुप सिस साइड में है, सिस का मतलब है जो ग्रुप सिस साइड में है उन्हें वर्टिकल लाइन पर चिपका दो, तो ये वर्टिकल लाइन पे चिपका दिया। सिन एडिशन ड्यूटेरियम का है और इरिथ्रो बनता है, इरिथ्रो का मतलब दोनों ड्यूटेरियम को सेम साइड रखना है। रिमेनिंग ग्रुप है R2, रिमेनिंग ग्रुप है R4। ठीक है, अब इसका मिरर इमेज स्ट्रक्चर बना दो, क्योंकि ऑप्टिकल एक्टिव है तो मिरर इमेज तो बनाना पड़ेगा। तो ये आंसर बिल्कुल सही आंसर है। अब अपने आप को बार बार चेक करने की कोशिश ना करो, यही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि इसमें स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन है, 2 कायरल कार्बन बन रहे हैं, इसलिए हम लोगों ने ये ध्यान रखा। ध्यान से सुना, अगर ये स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन नहीं होती तो 2 कायरल कार्बन बने तो उसकी 4 पॉसिबिलिटीज बनती, वो चारों पॉसिबिलिटी यहाँ नहीं बन रही है। और रिएक्शन करता हूँ, एग्जाम्पल करता हूँ, एग्जाम्पल नंबर 12। मान लीजिए क्या ये है ही, यहाँ तो है नाइट्रो, यहाँ है डबल बॉन्ड, यहाँ है कीटोन, और इसकी रिएक्शन हाइड्रोजन से की गई इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम पैलेडियम। हाई टेम्परेचर पे हाइड्रोजन की कोई कमी नहीं है मेरे पास, हाइड्रोजन एक्सिस में है, प्रोडक्ट बना दो। आपको मैंने टेबल बना रखी है, बता रखी है, उस टेबल में क्या नहीं होता है और क्या होता है उसके बारे में आइडिया है आपको, तो प्रोडक्ट बनाओ। एग्जाम्पल नंबर 13 हाइड्रोजनेशन के लिए ही एक और एग्जाम्पल लेता हूं। एरोमेटिक कंपाउंड का एग्जाम्पल है यहाँ, और इस जगह है एल्डिहाइड, यहाँ है कीटोन। ठीक है, इसकी रिएक्शन हाइड्रोजन से करा दो इन प्रेजेंस ऑफ निकल, प्रोडक्ट बना दो। केवल कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की बात नहीं है, एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन भी तो पढ़ाई थी मैंने उस टेबल में। केवल 4 फंक्शन को प्रोड्यूस नहीं करना है, एस्टर को एसिड को तो मैंने वो लिए भी नहीं है एस्टर। तो जल्दी से प्रोडक्ट बना दो, इनके क्या प्रोडक्ट बनने चाहिए। 12 क्वेश्चन मैं कर दूं क्या, मैं कर रहा हूं। नाइट्रो का रिडक्शन होता है कि नहीं होता है, वो टेबल में बताओ। होता है तो नाइट्रो के रिडक्शन से नाइट्रोजन कंटेनिंग को रिड्यूस करके ये क्या बनेगा, अमीन। डबल बॉन्ड का हो जाएगा और जहां अल्कोहल है वहां क्या जुड़ जाएगा, ये ग्रुप जुड़ जाएगा। ठीक है, स्टीरियो केमिस्ट्री का ध्यान रखें तो कायरल कार्बन है, कायरल तो नहीं है, सॉरी, सिस ट्रांस का ध्यान रख लेना, 2 प्रोडक्ट बनेंगे। इसमें भी यहां भी हाइड्रोजनेशन होकर अल्कोहल बनेगा, यहां भी हाइड्रोजनेशन होकर अल्कोहल बनेगा, यहां अल्कोहल बनेगा। भैया एक एच यहां आ गया, एक एच यहां आ गया तो अल्कोहल बना, एक एच यहां जुड़ गया, एक एच यहां जुड़ गया तो ये भी अल्कोहल बना। ये कायरल कार्बन है तो प्लस और माइनस दोनों बन जाएंगे, डेक्स्ट्रोरेटरी और लेबोरेटरी दोनों बन जाएंगे। क्लियर है? तो हाइड्रोजनेशन किस तरीके से होता है आपको समझ में आ गया होगा। अब हाइड्रोजनेशन के लिए एक और पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसके बारे में बात करेंगे। इसको तो मिटा रहा हूं मैं, लिख लो जल्दी से, वीडियो पॉज करो और लिखो इसे। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो रह गया, पहले लिखवा देना चाहिए था, कि ये जो मेटल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, ये कहलाती है हेट्रोजीनियस हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। क्योंकि इसमें मेटल तो कौन से फॉर्म में है, सॉलिड स्टेट में, गैस स्टेट में, हाइड्रोजन तो गैस स्टेट में, तो डिफरेंट फेजेस में है। तो ये कौन से हैं, हेट्रोजीनियस हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। लिख लीजिए, इन प्रेजेंस ऑफ मेटल कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन, है ना, इन प्रेजेंस ऑफ मेटल कैटलिस्ट
हाइड्रोजनेशन, ठीक है। कौन सा होता है, अब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, कौन सा होता है, हेटेरोजीनियस हाइड्रोजनेशन। हेटेरोजेनियस रिएक्शन का मतलब समझते हैं क्या, वे रिएक्शंस जिनमें डिफरेंट फेजेस में रिएक्टेंट हो, हालांकि उसमें इंटरमीडिएट कैटलिस्ट भी इन्वॉल्व होता है, कैटलिस्ट भी डिफरेंट फेज में होना चाहिए, और रिएक्टेंट हो या प्रोडक्ट हो, सब डिफरेंट फेजेस में होने चाहिए। थोड़ा सा डेफिनेशन को समझिए, आप लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में या फिर इसमें पढ़ा होगा, इक्विलिब्रियम में पढ़ा होगा, केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ा होगा, हेटेरोजेनियस इक्विलिब्रियम, होमोजेनियस इक्विलिब्रियम, सेम वही रिएक्शन है। जिन रिएक्शन में डिफरेंट फेजेस में रिएक्टेंट या प्रोडक्ट या कैटलिस्ट हो, जैसे मान लीजिए दो गैस है, एक सॉलिड है, या दो लिक्विड है, एक सॉलिड है, तो उसे हेटेरोजेनियस कहते हैं। यहाँ हाइड्रोजनेशन हेटेरोजेनियस क्यों है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस स्टेट में है और मेटल सॉलिड स्टेट में था, ठीक है। लेकिन हाइड्रोजनेशन in presence of Wilkinson's catalyst, क्या होता है भाई विल्किंसन कैटलिस्ट, सुना तो होगा, सबको पता तो है ये चीज। क्या होता है विल्किंसन कैटलिस्ट, विल्किंसन कैटलिस्ट होता है रोडियम का, होता है रोडियम PPH3 होल थ्राइस Cl, है ना। ये डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, उन्हीं का ट्राइफॉस्फीन है ये कॉम्प्लेक्स है। इसकी प्रेजेंस में होमोजीनियस हाइड्रोजनेशन होता है। हाइड्रोजनेशन प्रेजेंस ऑफ विल्किंसन कैटलिस्ट इज होमोजीनियस हाइड्रोजनेशन। होमोजेनियस हाइड्रोजनेशन होता है। एक्चुअली ये सभी के सभी गैस फेज में जाकर एक ही फेज में जाकर रिएक्शन करते हैं। ये कैटलिस्ट भी हाइड्रोजन भी एक ही साथ जाके जुड़ते हैं। इसका मैकेनिज्म के चक्कर में मत फंसना, कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज्म कभी नहीं पूछी गई है, ना तो इस लेवल पे पूछी गई है, ना ओलंपियाड लेवल पे पूछी गई है, ठीक है। जरूरत भी नहीं है इस चीज की। तो क्या बात चल रही थी कि हाइड्रोजनेशन इसकी प्रेजेंस में होमोजीनियस होगा, बस ज्यादा ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि होमोजीनियस हाइड्रोजनेशन और हेटेरोजेनियस हाइड्रोजनेशन। एक और बात बता देता हूं, विल्किंसन कैटलिस्ट केवल एल्कीन एल्काइन का सिन एडिशन करता है। वापस बोलो, एल्कीन एल्काइन का सिन एडिशन करता है विलियम इसकी कैटलिस्ट के प्रेजेंस में। जैसे मेटल के प्रेजेंस में तो एल्डिहाइड कीटोन सबका हाइड्रोजनेशन होता था, बट इसकी प्रेजेंस में कौन सा हाइड्रोजनेशन होगा, एल्कीन और एल्काइन का सिन हाइड्रोजनेशन होता है, तो लिख ले, इन प्रेजेंस ऑफ विल्किंसन कैटलिस्ट, पूरा लिखना पड़ेगा, विल्किंसन कैटालिस्ट, इन प्रेजेंस ऑफ विल्किंसन कैटलिस्ट, कौन सा हाइड्रोजनेशन, सिन हाइड्रोजनेशन, सिन हाइड्रोजनेशन टेक प्लेस ऑन ओनली कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। समझ गए क्या, बोर हो गए क्या? अब बोर हो या ना हो, पढ़ना तो पड़ेगा, है ना। विपरीत परिस्थितियों से आगे निकल जाना ही तो मानता है, तो स्ट्रांग तो बनना पड़ेगा तुम्हें। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को तुम 1.5 घंटे तक की क्लास देख लेते हो, तो फिर तो भैया बहुत स्ट्रांग हो तुम लोग। हाँ, एल्कीन और एल्काइन का ही हाइड्रोजनेशन करता है विल्किंसन कैटलिस्ट। एक और होता है पार्शियल हाइड्रोजनेशन, उसको भी लेता हूं मैं, यहां तक तो लिख लो आप। हाँ, चलो एक एग्जांपल दे देता हूं। ये लो, इसमें नाइट्रो ले लेता हूं। चलो नाइट्रो, इसकी रिएक्शन हाइड्रोजन से कर दी, निकल के प्रेजेंस में क्या प्रोडक्ट बनेगा, और इसकी हाइड्रोजनेशन करा दिया इन प्रेजेंस ऑफ विल्किंसन कैटलिस्ट, है ना, विल्किंसन कैटलिस्ट। तो क्या बनेगा,
तो विल्किंसन कैटलिस्ट कीटो नाइट्रो का रिडक्शन नहीं करेगा, केवल एल्कीन एल्काइन का रिडक्शन करता है। बट जबकि हाइड्रोजनेशन तो नाइट्रो को भी NH2 में कन्वर्ट कर देगा और एल्कीन को भी एल्केन में कन्वर्ट कर देगा। जबकि यहाँ केवल एल्कीन वाली डबल बॉन्ड से रिएक्शन होगी, नाइट्रो से रिएक्शन ना होगी, तो नाइट्रो वैसा का वैसा बच जाएगा। ठीक है, चलो तो आगे रिएक्शंस लेते हैं। एक और रिएक्शन है, लिखो जल्दी से, इसे मिटा देता हूं मैं। हाइड्रोजनेशन में आखिरी पॉइंट है पार्शियल हाइड्रोजनेशन। लिख लीजिए, पार्शियल हाइड्रोजनेशन। पार्शियल हाइड्रोजनेशन होता है एक तो एल्काइन का और एक एसिड हैलाइड का। और एल्काइन से तो एल्कीन बनती है, कंप्लीट हाइड्रोजनेशन नहीं होता है। और एसिड हैलाइड से बनता है एल्डिहाइड, है ना। किसकी वजह से होता है? ये पॉइजन मेटल कैटलिस्ट की वजह से होता है। लिखिए, इन प्रेजेंस ऑफ पॉइजन मेटल कैटलिस्ट partial hydrogenation take place। partial hydrogenation take place on alkyne and acid halide and form, इसको ऐसे लिखता हूं, एल्काइन एंड एसिड हैलाइड एंड फॉर्म एल्कीन एंड एल्डिहाइड रेस्पेक्टिवली। क्या कहना है? एल्काइन से तो क्या बनेगा? एल्कीन, और एसिड हैलाइड से क्या बनेगा? एल्डिहाइड। किसकी प्रेजेंस में? पॉइजन मेटल कैटलिस्ट। अभी पॉइजन कहां से आ गया रिएक्शंस में, है ना। पॉइजन इंसानों पे तो काम कर सकता है, जानवरों पे काम कर सकता है, लिविंग थिंग्स पे काम कर सकता है। ये रिएक्शन में पॉइजन का क्या मतलब है? तो रिएक्शन में पॉइजन का मतलब है कि जो रिएक्शन के लिए नुकसान करते हो, रिएक्शन को स्लो कर देते हैं, इस तरह के। ठीक है, तो अभी लेते हैं। पहले लिख लिया क्या आप लोगों ने? लिख लिया तो मैं मिटाऊंगा भाई, मेरे को जगह चाहिए यहां पे, मिटा रहा हूं। हाँ, पहला तो लेता हूं मैं एल्काइन का। ये रहा एल्काइन। ये एल्काइन कैसे भी हो सकता है, टर्मिनल हो या फिर नॉन टर्मिनल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। नॉन टर्मिनल, टर्मिनल या नॉन टर्मिनल कुछ भी हो सकता है। इसका अगर हाइड्रोजनेशन किया जाए किसकी प्रेजेंस में? पॉइजन मेटल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, तो पार्शियल हाइड्रोजनेशन होता है इसका। हाइड्रोजनेशन, अब पॉइजन मेटल कैटलिस्ट याद रखने पड़ेंगे तुम्हें। ये तो है पैलेडियम, ठीक है। पैलेडियम डायरेक्ट डाल दोगे ना तो कंप्लीट हाइड्रोजनेशन हो जाएगा, लेकिन पैलेडियम के साथ में डाल दिया कैल्शियम कार्बोनेट प्लस क्विनोलिन, क्विनोलिन या फिर जाइलिन, ऑर्थोमेटापैराजाइलिन, सल्फर, इनकी प्रेजेंस में करते हैं। तो एक्चुअली होता क्या है कि पैलेडियम की सरफेस को ये कैटलिस्ट, ये सॉरी सरफेस, इसकी कैटलिस्ट की सरफेस को ये पॉइजन की तरह काम करते हैं और उसकी सरफेस को थोड़ा ढक लेते हैं, जिसके कारण रिएक्टिविटी थोड़ी उसकी कम हो जाती है और एल्काइन का कंप्लीट हाइड्रोजनेशन नहीं हो पाता। एल्काइन पर केवल 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल जुड़कर रिएक्शन समाप्त हो जाती है, बस इतना ही रह जाती है। और दोनों हाइड्रोजन जुड़ेंगे तो सेम साइड से ही, और केवल सिस प्रोडक्ट बन के रह जाता है, सिस एल्कीन बन के रह जाती है। एल्कीन से एल्केन नहीं बनते हैं, ये पार्शियल हाइड्रोजनेशन है ना। इस कैटलिस्ट को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है लिंडलार्स कैटलिस्ट, लिंडलार्स कैटालिस्ट।
ठीक है। अगर यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट की जगह बेरियम सल्फेट भी ले लें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वैसी रिएक्शन होती है। और वही है, क्विनोलिन तो लेना ही है, क्यू कर देता हूँ, क्विनोलिन या आइसोक्विनोलिन या जाइलिन, या फिर सल्फर भी लेते हैं लिक्विड स्टेट में। तो इस देखो सुनो, एक और मेरी बात सुन लो, हो सकता है आपको पैलेडियम और कैल्शियम कार्बोनेट ही लिख के दे दें, ये क्विनोलिन जाइलिन ना लिखें, तो घबराने की जरूरत नहीं है, ये तो इंपॉर्टेंट है। ऐसे ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है, ये तो डाले ही जाते हैं, ये तो होते ही हैं, लेकिन मेनली आपको ये लिखे मिलेंगे। रिएक्शन वही है, और यहाँ भी हाइड्रोजनेशन होगा, वो आधी रिएक्शन रुक जाएगी, सिस फॉर्म बन के रह जाएगा, केवल सिस प्रोडक्ट ही बनेगा। इस कैटलिस्ट को कहते हैं रोजेन मंड्स। अब देखो कैसे अजीब अजीब से नाम है, लेकिन है याद तो तुम्हें ही करने पड़ेंगे, 4-5 बार। ये नाम तो ऐसा है, ये तो याद हो जाता है लोगों को, अजीब सा नेम है फिर भी याद हो जाता है। रोजेन मुंड कैटलिस्ट, रोजेन मंड कैटलिस्ट है ना, रोजेन मंड कैटलिस्ट याद रखना है ना। ये लिंडलार्स कैटलिस्ट भी याद हो जाता है, पता नहीं क्यों, लेकिन याद रह जाता है। अच्छा, ये वाला तीसरा कैटलिस्ट याद नहीं रहता तो याद रखो तो ठीक है। ये निकल का बोराइड है, निकल की सरफेस पर रिएक्शन है ना, निकल का बोराइड है, निकल के सरफेस पे बोरोन जो है ना, उस सरफेस को थोड़ा सा रोकता है। यहाँ भी ये बोरोन जो है कैटलिस्ट का काम करता है। इस कैटलिस्ट का नेम क्या है? P2 कैटलिस्ट, P2 कैटलिस्ट है इसका नेम। P2 क्या है पता नहीं क्या है, P2 कैटलिस्ट इसे कहा जाता है, और ये भी वही काम करता है जो ऊपर वालों ने किया। तो ये कौन सी रिएक्शन है? ये पार्शियल हाइड्रोजनेशन ही तो है, पूरा कहाँ हुआ? ये पार्शियल हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, ठीक है। आधी रिएक्शन हुई, पूरी कहाँ हुई है? पार्शियल हाइड्रोजनेशन है। हाँ, लेकिन अगर ये ही रिएक्शन आप पैलेडियम में करवाते और गलती से ये डालना भूल गए, ये डालना भूल गए, इतनी भी भूलने की आदत क्या है? पैलेडियम डाल दिया केवल, तो पैलेडियम डालते ही क्या होगा? कंप्लीट हाइड्रोजनेशन हो जाएगा, ये रुकेगी नहीं रिएक्शन बीच में। एल्काइन को कंप्लीट एंड तक, एल्केन बनाने तक वो ले जाएंगे। तो ये तो कौन सी रिएक्शन हो गई? ये तो कंप्लीट हाइड्रोजनेशन है। समझ में आ गया? ऐसे ही एसिड हैलाइड का भी होता है, थोड़ा सा और पढ़ेंगे, टेंशन ना लो यार, लेंगे अभी तो। ऐसे ही एसिड हैलाइड का भी होता है, वो लेता हूं, इसको लिख लो, आप लिख लो, चल तसल्ली से लिख लो, मैं अभी मिटाऊंगा नहीं। तुम लोगों को मुझसे बहुत शिकायत रहती है कि बहुत जल्दी मिटा देते हो, अब मैं आराम से मिटाऊंगा। लिख लो, लिख लो, अच्छी तरह लिख लो, आराम से। अब तो मुझे मिटाना ही पड़ेगा। ये लो, तो ऐसे ही पार्शियल हाइड्रोजनेशन होता है एसिड हैलाइड का भी, है ना। एसिड हैलाइड में याद करो, इस एसिड हैलाइड का कंप्लीट हाइड्रोजनेशन करते हैं तो क्या बनता है? एल्कोहल। कंप्लीट मतलब नॉर्मल हाइड्रोजनेशन होता है इसका, नॉर्मल रिएक्शन होती है तो बनता है एल्कोहल। लेकिन अगर आपने रिएक्शन करा दी लिंडलार्स कैटलिस्ट, जो अभी कुछ देर पहले बताया था, क्या बताया था? कुछ देर क्या पहले अभी बताया था, कैल्शियम कार्बोनेट ये होना चाहिए, साथ में जो भी है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो क्विनोलिन है, सॉरी जाइलिन है या सल्फर है, इनमें से कोई हो सकता है। तो ये कौन है? लिंडलार्स। अब मैं बार बार इसलिए लिखता हूं कि यार 2 बार लिखूंगा तो याद हो जाएगा, तुम भी तो 2 बार लिखो। कैटलिस्ट। देखो, एजुकेशन का मोड कितना भी डिजिटल हो जाए, आप अपने आप को स्ट्रांग बनाए रखो, अपने हाथ से लिखने की कोशिश करते रहो। हाँ, हो सकता है वैसे तो ये युग परिवर्तन हो रहा है ना, आपका ब्रेन भी डिजिटलाइज हो जाएगा कुछ दिनों में, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि जो स्टडी है ना, जो डेप्थ में घुसने का, जो एक दिमाग के सोचने का, जो गहराई से सोचने का नज़रिया है, वो तो इसी तरह से डेवलप हो सकता है कि अब अपने हाथ से लिखो, बुक्स पढ़ो, बुक्स भी पढ़ने की आदत होनी चाहिए, टेक्स्ट रीडिंग होनी चाहिए, चाहे आप इंग्लिश की बुक उठा के पढ़ लो, चाहे हिंदी की बुक उठा के पढ़ लो, आपकी रीडिंग हैबिट्स बनी रहनी चाहिए। क्योंकि
एग्जाम में जब क्वेश्चंस रीड करते हैं तो वो हैबिट बहुत काम आती है। इस चीज़ को आप कह नहीं सकते, पता नहीं पड़ता, लेकिन आती बहुत काम है। क्यों? क्योंकि कई स्टूडेंट जो होते हैं एक ही क्वेश्चन को 3-3 बार पढ़ते हैं, तब जाके दिमाग में भेजे में बैठती है वो चीज़। तो स्पीड ऐसी होनी चाहिए कि एक बार पढ़ा और सब कुछ समझ में आ गया क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। वरना किसी ने कुछ कहा, हाँ क्या कहा आपने, एक बार और कहना, तो ये चीज़ प्रेजेंस ऑफ माइंड की निशानी नहीं है। ये जितना ज़्यादा आप कंप्यूटराइज्ड एरा की ओर बढ़ोगे, उतना ज़्यादा जो माइंड का जो बेसिक काम करने का मेथड है ना, वो वीक पड़ता जाएगा। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, मेरे को जहाँ तक याद है, पहले मैं बहुत से दोस्तों के और फ्रेंड्स के नंबर याद रख लिया करता था। मोबाइल नंबर की बात नहीं कर रहा हूँ, तब मैं याद कर रहा हूँ, तब लैंडलाइन नंबर्स थे तो याद रहा करते थे। अब सबके जेब में मोबाइल है। जब लैंडलाइन नंबर थे तो हम लोगों को डायरी में से देखने पड़ते थे तो याद हो जाते थे, लेकिन सबके पास मोबाइल नंबर है, सबके पास में वो नंबर सामने आते हैं, लेकिन अब मुझे मेरे घर वालों के नंबर तक याद नहीं है। मेरे नंबर तो इसलिए याद हैं कि मुझे स्टूडेंट्स को बताने पड़ते हैं, वरना मेरे नंबर भी याद नहीं होते। मैं जो कहना चाह रहा हूँ समझ रहे हो आप लोग? आपके पास में इतने ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हर जगह भरी पड़ी है, आप गूगल कर लेते हो, हर इन्फॉर्मेशन को गेन कर लेते हो, लेकिन उस इन्फॉर्मेशन को हम अपने दिमाग में रखने की कोशिश करते हैं कि नहीं करते हैं? हर तरह की इन्फॉर्मेशन नहीं कह रहा हूँ, बट जो काम की है वो अपने दिमाग में रखने की कोशिश करो। अपने ब्रेन को कमज़ोर मत पड़ने दो, इसकी स्ट्रेंथ बढ़ने दो। एक बेसिक जो कॉन्सेप्ट होता है उस पर ध्यान जरूर दो। चलो मैं तो टॉपिक से भटक गया। लिंडार्स कैटलिस्ट ने रिएक्शन किया, लिंडार्स कैटलिस्ट ने रिएक्शन किया तो इसे क्या बनाया? एल्डिहाइड बना के रिएक्शन को रोक दिया। रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुई, केवल इतनी सी हुई, एल्डिहाइड ही बना। एल्डिहाइड के बाद और अल्कोहल बनना चाहिए था पर नहीं हुआ ना, इसीलिए तो पार्शियल हाइड्रोजनेशन कह रहा हूं, है ना। और रोजेनमंड कैटलिस्ट था ना, एक पैलेडियम प्लस कौन सा था, बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट प्लस क्विनोलिन और समथिंग समथिंग, है ना। रोजेनमंड कैटलिस्ट से भी एल्डिहाइड ही बनता है ना। पार्शियल रिएक्शन है। अच्छा, इस रिएक्शन का नेम ही रोजेनमंड रिडक्शन है। ये वाली जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन का नेम क्या है? रोजेनमंड रिडक्शन। रोजेनमंड्स रिडक्शन, रोजेनमंड रिडक्शन ही इसका नेम है, इस वाली रिएक्शन का नेम। कैटलिस्ट रोजेनमंड है। इससे पहले भी रिएक्शन में रोजेनमंड कैटलिस्ट डाला गया था, बट उसका नेम नहीं है रोजेनमंड रिडक्शन। इसी रिएक्शन का नेम, इसी कैटलिस्ट के प्रेजेंस में रिएक्शन का नेम है रोजेनमंड रिडक्शन। क्या प्रोडक्ट बनते हैं? एल्डिहाइड बनते हैं, एल्डिहाइड बनते हैं। ठीक है, क्या रिएक्शन है? पार्शियल हाइड्रोजनेशन है। ठीक है, अगर ये रिएक्शन पैलेडियम के साथ में कर दें और पैलेडियम के साथ इतने तामझाम ना डालें तो क्या होगा? जो होना चाहिए था, आपको टेबल में बताया जा चुका है कि ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड जो हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? वो एल्कोहल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, एल्कोहल्स में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, ये कंप्लीट हाइड्रोजनेशन नहीं है, ये तो और ज़्यादा हाइड्रोजनेशन है। पार्शियल तो नहीं कहूँगा, कंप्लीट हाइड्रोजनेशन है, कंप्लीट ही है। एल्कोहल से वैसे और भी ज़्यादा रिएक्शन होती है, बट एसिड हैलाइड का तो इसकी प्रेजेंस में कंप्लीट हाइड्रोजनेशन ही है। ठीक है, तो एग्जाम, ये कॉन्सेप्ट तो बहुत सारे हो गए, कुछ एग्जाम्पल ले लिए जाएं। खूब सारे एग्जाम्पल तो लूंगा मैं एक साथ, लेकिन थोड़े थोड़े तो ले लिए जाएं। तो यहाँ तक तो लिखो, मैं कुछ एग्जाम्पल लूंगा, मिटा देता हूँ इसे। तो लिख लो, मिटाऊंगा, फिर बोलोगे कि मिटा दिया। लिख लो जल्दी से। चलो एक एग्जाम्पल देता हूं। ये एग्जाम्पल करो कि ये देखो नेफ्थलीन है। नेफ्थलीन में यहाँ है कोई एल्डिहाइड, यहाँ है एसिड हैलाइड, यहाँ है कोई ट्रांस एल्कीन और यहाँ है कोई एल्काइन ग्रुप। मैंने इसकी रिएक्शन किया हाइड्रोजन से इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम। क्या प्रोडक्ट बना? एक्सेस में लिया हाइड्रोजन, हीट नहीं किया,
है ना, रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन है, लेकिन हाइड्रोजन की कमी नहीं है, हाइड्रोजन खूब सारा लिया है। और मैंने रिएक्शन किया हाइड्रोजन से पैलेडियम के साथ में, लेकिन इस बार मैंने पैलेडियम के साथ में डाल दिया कैल्शियम कार्बोनेट। पता नहीं इसका नेम क्या है नेम, लिंडलार्स कैटलिस्ट। तो लिंडलार्स कैटलिस्ट डाल दिया, प्रोडक्ट तुम्हें बनाने हैं, रिएक्शन मैंने बता दिया, बिल्कुल बता दिया, सारी कॉन्सेप्ट बता दिया, तो अब प्रोडक्ट तुम बना दो। आप लोगों के लिए 1 मिनट का टाइम है, 1 मिनट से तो ज़्यादा नहीं दूंगा, हालांकि मैं नहीं दूंगा 1 मिनट, आप आइडियल मान लीजिए 1 मिनट, मैं तो 2 चक्कर लगाऊंगा यहाँ से वहाँ, फिर कर दूंगा। आपको पॉज करना है, वीडियो पॉज करो फिर करो। की हुई मेहनत और पढ़ाई में दिया हुआ टाइम वेस्ट नहीं होता कभी। स्टूडेंट्स मुझे कहते हैं कि सर आपकी 1.5 घंटे की क्लास पढ़ने के लिए मुझे तो 2-2 ढाई घंटे लग जाते हैं, आप इतने तो पॉज करवाते हो। पॉज करो लिखो, पॉज करो लिखो, लेकिन वो अपने हाथों से लिखते हो, अपने एक्सरसाइज खुद करते हो, क्वेश्चंस खुद करते हो। मैं तो ये कह रहा हूँ कि फिजिक्स मैथ्स में भी ऐसा करना चाहिए, है ना, फिजिक्स मैथ्स में भी तुम्हें ऐसा करना चाहिए कि क्वेश्चंस का अगर सर ने कुछ दिया है और थ्योरी उससे रिलेटेड पढ़ा दी है तो आप लोगों को उससे पहले सॉल्व करना चाहिए। अपने ब्रेन को स्ट्रांग करो, क्वेश्चन से स्ट्रगल करो, स्ट्रगल करोगे तभी जाके आप नतीजे पे पहुंचोगे, वरना तो पकी पकाई खाने में तो मज़े आते हैं हमेशा, सच किसी को। खुद मेहनत करके उसमें से पढ़ाई में जो भी है आपने पढ़ाया उसमें से जूस निकाल लो उसका। चलो करते हैं इसका। हाइड्रोजनेशन एरोमेटिक रिंग्स का नहीं होता है, समझ गए ना, ये तो नॉर्मल हाइड्रोजनेशन है। एल्डिहाइड है, होगा, टेबल में पढ़ाया था, ऑक्सीजन कंटेनिंग से अल्कोहल बनता है। एसिड हैलाइड है, ऑक्सीजन कंटेनिंग है, अल्कोहल बनता है। एल्कीन और एल्काइन का हाइड्रोजनेशन से एल्कीन बनता है, याद करो वो टेबल है ना। अच्छा, एक मिनट, मेरे को याद आ गया, टेबल में मैंने शायद एल्कीन और एल्काइन का हाइड्रोजनेशन नहीं पढ़ाया था, है ना। अगर नहीं पढ़ाया था तो मुझे थोड़ा सा याद नहीं आ रहा। एल्कीन और एल्काइन का हाइड्रोजनेशन टेबल में नहीं पढ़ाया था, तो आप टेबल में लिखेंगे, मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुन लीजिएगा। हाइड्रोजनेशन से इन दोनों का होता है, उसी ऑर्डर में बोल रहा हूँ। हाइड्रोजनेशन एल्कीन का भी होता है, एल्काइन का भी होता है, पहली बात। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ना एल्कीन का हाइड्रोजनेशन करता है ना एल्काइन का हाइड्रोजनेशन करता है। ये दूसरे कॉलम की बात कर दी मैंने, दूसरे कॉलम के लिए वापस बोल रहा हूँ। एल्कीन और एल्काइन दोनों का हाइड्रोजनेशन लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से नहीं होता है। सोडियम बोरोहाइड्राइड तीसरा कॉलम था, वो भी इसका कुछ नहीं कर पाता है, ठीक है। फिर था BBr, सोडियम प्लस इथाइल अल्कोहल, वो भी इसका कुछ नहीं कर पाता है। उसके बाद क्या था, उसके बाद था हाइड्रोबोरेशन। हाइड्रोबोरेशन इसका भी होता है, इसका भी होता है। हाइड्रोबोरेशन एल्कीन के भी होते हैं, हाइड्रोबोरेशन एल्काइन का भी हाइड्रोजनेशन रिडक्शन कर सकता है। चलो वापस आते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड्स, एरोमेटिक रिंग्स का कुछ नहीं होगा, रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन है। हाई टेम्परेचर पे होता तो सोचते। एल्डिहाइड से क्या बन जाएगा, एल्कोहल। एसिड हैलाइड से क्या बन जाएगा, एल्कोहल। एल्कीन का क्या बन जाएगा, एल्कीन। एल्काइन का क्या बन जाएगा, कितने कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है। एल्काइन से भी क्या बन जाएगा, एल्कीन, ठीक है। चलो हाइड्रोजनेशन, वो भी कौन सा, पार्शियल हाइड्रोजनेशन, लिख के देने की जरूरत थोड़ी ना है। पार्शियल हाइड्रोजनेशन, पार्शियल हाइड्रोजनेशन होगा और एल्डिहाइड का नहीं होता है। मैंने कहा था एसिड हैलाइड का होता है, मैंने कहा था एल्काइन का होता है ना। एसिड हैलाइड से क्या बन जाता है, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का कुछ नहीं होता, एल्डिहाइड का कुछ नहीं होता, होना होता तो हो जाता ना। और एल्कीन का कुछ नहीं होता है हाइड्रोजनेशन, किसका होता है, एल्काइन का। और एल्काइन के हाइड्रोजनेशन से क्या बनता है, सिस कंपाउंड। तो सिस को मैंने इस तरह से रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है, ये सिस है, ये जो ट्रांस दिया था वैसा का वैसा रहेगा, इसका कोई फर्क नहीं पड़ा इस डबल बॉन्ड पे, केवल इसका हाइड्रोजनेशन हुआ है। तो ये एग्जाम्पल्स तो सफिशिएंट है मेरे ख्याल से हाइड्रोजनेशन के लिए, और ले सकते हैं, थोड़ा सा लेंगे अलग से, थोड़ा थ्योरी पढ़ लें, उसके बाद में एक साथ एग्जाम्पल्स करवाएंगे खूब सारे, ठीक है। तो यहाँ तक तो आप कंप्लीट करो और रिएक्शंस लेंगे, ओके।